नमस्ते दोस्तों, प्लीज़ सिट डाउन में आपका स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए हाजिर हुए हैं, ये उस वायदे के तहत है जिसमें हमने आपको कहा था कि हम आसपास की घटनाओं पे, समाचारों में जो घटनाएं महत्वपूर्ण हैं, उन्हें उन लोगों को कैसे देखना चाहिए जो कि किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या अभी विद्यार्थी हैं और मुद्दों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि केवल समाचार नहीं बल्कि समाचार को एक इंटरव्यूअर की नज़र से, एक शिक्षक की नज़र से, एक विद्यार्थी की नज़र से कैसे देखना चाहिए। और जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं, सच्चाई ये है कि उस विषय पर काफ़ी कवरेज है। बहुत सारे चैनल्स ने उसे कवर किया है, टेलीविज़न में किया गया है, यूट्यूब पर किया है, इंडिपेंडेंट जो क्रिएटर्स हैं उन्होंने भी कवर किया है। उनमें से कई क्रिएटर्स जो हैं वो देश के हैं, कई विदेश के हैं। तो कुल मिला के कवरेज काफ़ी सारा हुआ है। सवाल यह है कि क्या हमने उसे उस दृष्टिकोण से समझ लिया है जिस दृष्टिकोण से विद्यार्थियों को समझना चाहिए। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे कि हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सवाल है। अपनी बातचीत से शुरू करें तो हाल में जब ये मामला राष्ट्रीय परिदृश्य में आया, वह दिन था जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ये घोषित किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जो पूरी की पूरी योजना है वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यह समय तब वह था जब यूपीएससी के इंटरव्यूज़ शुरू हो गए थे और हम लोग मॉक इंटरव्यूज़ में थे। और मैंने देखा कि स्वयं मैंने और दूसरे पैनलिस्ट ने हर विद्यार्थी से, हर कैंडिडेट से एक पक्ष या दूसरे पक्ष पर इस मुद्दे पर राय लेने की कोशिश की कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की उसे समझ है या नहीं है, क्या विकल्प मौजूद हैं, क्यों उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, किन आधारों पर किया गया। कहने का अर्थ यह है कि यह घटना स्वाभाविक तौर से हमारे राजनीतिक परिदृश्य के लिए महत्वपूर्ण है, शायद चुनावों के लिए भी महत्वपूर्ण होगी, लेकिन विद्यार्थियों के लिए एक भिन्न नजरिए से महत्वपूर्ण है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कभी कभी आपको लगेगा कि यह विश्लेषण राजनीतिक विश्लेषण के निकट हो रहा है, लेकिन मेरी राय यह है कि इसे अकादमिक राजनीतिक विश्लेषण की तरह समझें। यूँ राजनीतिक विश्लेषण में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यहाँ वह उद्देश्य प्राइमरीली नहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मुद्दा है क्या। ये जो चुनावी बॉन्ड्स हैं, इन बॉन्ड्स को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निश्चित आधारों पर यह घोषित किया कि ये बॉन्ड्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जिन लोगों को इन बॉन्ड्स के बारे में अभी तक नहीं पता, उनको याद दिलाया जाए कि 2017-18 में एक विशेष फाइनेंशियल बिल के तहत इन बॉन्ड्स को लाया गया और इन बॉन्ड्स के तहत एक विचित्र तरीके का प्रस्ताव लाया गया। यूँ इलेक्टोरल बॉन्ड कोई नई चीज़ नहीं है, विदेशों में कई जगहों पर ये दिखाई देते हैं, लेकिन भारत में जब ये बॉन्ड्स लाए गए तो इनका मुख्य उद्देश्य जो है वह यह था कि जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं उनके पास राजनीतिक डोनेशंस, चंदा हासिल करने के जरिए उपलब्ध होने चाहिए। तो मुख्य जो उद्देश्य था वह यह था कि राजनीतिक दलों के पास जनता से, अब जब हम यहाँ जनता कह रहे हैं तो इसमें व्यक्ति, इंडिविजुअल्स शामिल हैं, नागरिक, और इसके अतिरिक्त कॉरपोरेट एंटिटीज़, कंपनियां शामिल हैं, उद्यम शामिल हैं, जिनको अगर वे चाहें तो स्वाभाविक तौर पर वॉलंटरीली अलग अलग राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक जरिया, एक इंस्ट्रूमेंट दिया गया। यह इंस्ट्रूमेंट इलेक्टोरल बॉन्ड कहलाए। चुनावी बॉन्ड की विशेषता यह थी, और इसे दुनिया भर के इस तरह के या समतुल्य बॉन्ड से अलग करता है या चंदे से अलग करता है, वो ये था कि इसमें बॉन्ड खरीदने वाले व्यक्ति के पास एक अतिरिक्त सुरक्षा थी, और यह सुरक्षा थी गोपनीयता की। कहा यह गया कि ऐसा करने का जो उद्देश्य वह यह है कि इन एंटिटीज को, इन व्यक्तियों को दूसरी पार्टियों द्वारा परेशान ना किया जाए, हरास ना किया जाए। अगर पता लग गया कि किसी पार्टी ने, किसी कंपनी ने पार्टी ए को कुछ चंदा दिया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी बी
अपना शत्रु मान ले इस एंटिटी को, इस कंपनी को, और उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। तो गोपनीयता की गारंटी दी गई। यहाँ गारंटी महत्वपूर्ण है और हम लोग इस पर वापस आएंगे कि क्या यह गारंटी सॉवरेन गारंटी थी, क्या यह एक संप्रभु गारंटी थी। तो कुल मिलाकर इस इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो सामान्य प्रक्रिया थी वह यह थी कि आप एक बैंक में जाते थे, इस केस में SBI, वहाँ जाकर आप 1,000 रुपये से 1 करोड़ तक की राशि का कोई बॉन्ड खरीद सकते थे। आपको एक कागज़ का बॉन्ड मिलता था। बाद में आप ये बॉन्ड जाकर पार्टी A या पार्टी B, जिसे भी आप देना चाहते थे, उसे जाकर दे सकते थे और उस पार्टी के पास 15 दिन का अवसर था कि वह इस बॉन्ड को कैश करा सकती थी। बॉन्ड खरीदने के लिए आपको अपनी जानकारी देनी थी, लेकिन बॉन्ड देने के बाद यह पार्टी जो है, कोई भी पार्टी जिसको ये बॉन्ड मिला है, वह इसे एनकैश करा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्या आधार था जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना? बड़ी रोचक बात है। 2 मुख्य वजहें मानी गई। पहला ये कहा गया कि यह जो स्कीम है, यह राइट टू इंफॉर्मेशन का उल्लंघन करती है, क्योंकि किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के मामले में जनता को यह जानने का हक है कि क्या क्या घटित हुआ है। राइट टू इंफॉर्मेशन आप जानते हैं। और दूसरा कहा गया, ये आर्टिकल 19(1)(a) का उल्लंघन करती है, जो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। कोर्ट ने यह माना कि दरअसल ये सूचनाएं, पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग के बारे में ये सूचनाएं आम नागरिक को एक बेहतर सुचिंतित चुनावी चयन करने में, चुनाव करने में महत्वपूर्ण है, इसलिए यह जानकारी उनसे नहीं छिपाई जा सकती। There's always been a problem of lack of transparency in political party funding. Now, in a democracy, this is hugely problematic, because what can be more important than people knowing who is funding political parties when they go to cast their votes? After all, there is the whole issue of quid pro quo. We know that political parties will work for someone who gives them money. So finally, the policies that will be made, the laws that will be brought into the parliament, introduced to the parliament, will favor those who the political party is getting funds from. आसान भाषा में नागरिक को यह हक है कि जिस पार्टी को वह वोट डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं, उस पार्टी को कहां से चुनाव लड़ने के लिए, पार्टी चलाने के लिए पैसा मिलता है। यानी कुल मिलाकर ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, जो कि राइट टू इंफॉर्मेशन का भी मुख्य अंश है, उसके लिए यह अनिवार्य माना गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जो स्कीम लाई गई है, जिसमें जो गोपनीयता का प्रावधान है, इसे निरस्त किया जाए और कहा गया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इसके लिए आप जानते हैं कि अगर आप इस किस्म का कोई फैसला लेना होता है तो आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जरूरत पड़ती है। एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी, 5 जज बेंच, जिसमें कि मुख्य जो न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, वे स्वयं इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और इसके बाद ये बहस तो खैर समाप्त हो गई कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। स्वाभाविक है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन इसके बाद एक बहुत अलग किस्म की बहस और उथल पुथल समाज में शुरू हुई। आप जानते हैं इसके बारे में और अब लगातार चैनल्स में पढ़ रहे हैं, YouTube पर देख रहे हैं। लेकिन एक विद्यार्थी होने के नाते आपको जिन चीज़ों पर विशेष नज़र रखनी है, मैं केवल तथ्यात्मक चीज़ों की बात कर रहा हूँ, उसमें एक तो ये आर्टिकल 19(1) का जो का उल्लंघन माना गया, उसे ध्यान से समझना है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि यदि अलग अलग पार्टियों के पास गैर बराबर स्रोत है चंदे का और उस पर गोपनीयता लगी हुई है, तो इससे एक नागरिक का चयन प्रभावित हो सकता है। इसका मतलब है कि नागरिक को अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन केवल बोलने समझने में ही नहीं, जानकारी प्राप्त करने में भी उसके पास ये आज़ादी ज़रूरी है, जिससे वो तय कर सके कि उसे किस व्यक्ति को या किस पार्टी को निर्वाचित करना है। यह भी कहा गया कि अलग अलग पैमाने पर होने वाली फंडिंग
एक गैर बराबर जो मैदान तैयार करती है, जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, वह नहीं रहने देती। इसका एक अगला चरण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि इसे इन चुनावी बॉन्ड्स को पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक माना, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह भी निर्देश दिया कि अब तक जो बॉन्ड्स लिए गए थे उनका डाटा दिया जाए। और ये डाटा चूंकि चुनाव आयोग के पास नहीं था, चुनाव आयोग के पास केवल एक टैबुलेटेड फॉर्म में छोटा सा डाटा था कि किस पार्टी को कितना पैसा मिला, लेकिन किसने दिया, कहाँ से दिया, ये पूरा डाटा इलेक्शन कमीशन के पास नहीं था। इसलिए एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी यह निर्देश दिया गया कि वह यह डाटा दे। उसके बाद की जो उठापटक हुई उससे आप जानते हैं कि किस प्रकार एसबीआई और इलेक्शन कमीशन ने एक तरह से मीन मेक निकाली, आनाकानी की, लेकिन अंततः सुप्रीम कोर्ट की चली और वह डाटा पब्लिक जो डोमेन है उसमें आता है। इस डाटा के पब्लिक डोमेन में आने के बाद कई और महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए खड़े होते हैं। नागरिक के तौर पर जो खड़े होते हैं उन पर तमाम पत्रकारिता के लोग बात कर रहे हैं, हम विद्यार्थी के तौर पर इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण सवाल, पता नहीं आपने इस बात को ध्यान दिया या नहीं, वह यह भी था कि जिस समय यह बॉन्ड दिए गए थे उस समय एक सार्वजनिक तरीके से, न केवल सार्वजनिक तरीके से बल्कि बाकायदा पार्लियामेंट, संसद की ओर से घोषणा करके यह आश्वस्ति दी गई थी, यह जो गोपनीयता है इसको गारंटी दी गई थी। और क्या यह गारंटी सॉवरेन गारंटी थी? सॉवरेन गारंटी का मतलब होता है कि भारत जैसे बहुत सारे देश, भारत एक संप्रभु राष्ट्र, सॉवरेन नेशन है, और सॉवरेन नेशन के जो अधिकार होते हैं वे कई मामलों में एब्सोल्यूट होते हैं। तो अगर देश ने किसी व्यक्ति को यह गारंटी दी थी कि तुम 100 करोड़, 50 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपया अमुक व्यक्ति को दोगे, तो यह जानकारी किसी को कभी नहीं बताई जाएगी। लेकिन उसके बाद किसी भविष्य के किसी, और जाहिर है कि उस व्यक्ति ने इस पर विश्वास किया और उसके तहत यह चंदा दिया, वह लीगल था, इलीगल था, वो कहां से आया था, इस पर भी चर्चा की जानी चाहिए, की ही जा रही है, करेंगे। लेकिन क्या यह गारंटी, यह आश्वस्ति जो इस व्यक्ति को मिली थी, बाद में उस आश्वस्ति को छीन लेना और कहना कि नहीं नहीं, हम ये जानकारी अब आम पब्लिक को दे रहे हैं, क्या यह सॉवरेन गारंटी का वायलेशन था या नहीं था? आम तौर पर लोगों का मानना है, मैं चाहता हूं कि विद्यार्थी इस पर थोड़ा सा विश्लेषण करें कि आखिर सॉवरेन गारंटी होती कौन है और वो किस होती क्या है और वो किसके अंतर्गत होती है, किसके पास ये अधिकार है देने का? क्या संसद के पास है, क्या एग्जीक्यूटिव के पास है, क्या जुडिशरी के पास है? इससे वह मूल सवाल आता है जो कि हमारे संविधान की पहले पन्ने उद्देशिका में है कि वी आर अ सॉवरेन नेशन, हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं, लेकिन हमारी संप्रभुता कहाँ है? हमारी संप्रभुता इमारतों में नहीं है, हमारी संप्रभुता कुछ पदों में भी नहीं, ना राजनीतिक कार्यपालिका के पद, ना अगर आप कहना चाहें तो स्थायी कार्यपालिका के पद, ना जुडिशरी, ना संसद। हमारी संप्रभुता अंततः निहित है व्यक्तियों में, नागरिकों में। याद है, जब हम बात करते हैं हमारी उद्देशिका की, तो हम कहते हैं कि हम भारत के लोग। तो यस, वी आर अ सॉवरेन नेशन, बट दिस सॉवरेनिटी लाइज विद द पीपल ऑफ इंडिया। इस भारत के लोगों में निहित है संप्रभुता। इसलिए अगर संसद ने यह प्रावधान किया भी था, तब भी यह सॉवरेन गारंटी नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि लोगों को ही वंचित किया, वही लोग जो कि दरअसल सॉवरेन हैं, उन्हें वंचित किया जा रहा था उन जानकारियों के लिए जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस देश के लोकतंत्र के लिए वह लोगों के पास जानकारी हो, यह अनिवार्य था। तो सॉवरेन गारंटी वाला मामला यहां पर सेटल होता है। अब सवाल दो बनते हैं। पहला तो यह है कि आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक माना, ठीक माना, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के पास
अपनी फंडिंग के लिए, इस देश में इलेक्शन फंडिंग के लिए फिर रास्ता क्या है? अगर हम इन बॉन्ड्स को के माध्यम से नहीं करेंगे तो किस तरीके से? और ये एक बहुत पुरानी बहस है, ये बहस आज से नहीं है, ये पिछले 30-40 सालों से बड़े पैमाने पर है। और यह वह वजह है जिसकी वजह से एक समय में लगातार कहा जा रहा था कि देश के चुनाव ब्लैक मनी से चल रहे हैं, और अगर वो ब्लैक मनी से चल रहे हैं तो स्वाभाविक है कि ब्लैक मनी देने वाला व्यक्ति बाद में इसके भुगतान की मांग भी करता है। इसलिए यह सवाल अभी सेटल नहीं हुआ है, इस सवाल का अभी कोई समाधान नहीं निकला है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए यह एक स्वाभाविक सवाल है कि अब वे फाइनेंसेस कहां से अरेंज करेंगे। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ चल रहे हैं, और यहां विद्यार्थियों आपके लिए एक अहम सवाल है। एक समय था जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सीबीआई के लिए एक शब्द कहा गया कि वह पिंजरे में बंद तोते की तरह व्यवहार करती, केज्ड पैरट शब्द इस्तेमाल किया गया। अब जब पिछले कुछ दिनों से, पिछले 4-5 दिनों में आप पाएंगे कि एक के बाद एक खुलासे उस डेटा से निकल रहे हैं, जो डेटा इन इलेक्टोरल बॉन्ड के खरीदने वालों और उन पार्टियों के संबंध से निकल रहा है जिन पार्टियों को ये इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा मिला। कई तो आश्चर्यजनक है। मसलन ऐसी कंपनियां हैं जिन कंपनियों का कुल लाभ से कई गुना ज्यादा के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए। ऐसे ही कई कंपनियां दिखाई देती हैं जो कंपनियां किसी किस्म की जांच में फंसी हुई थी और फिर वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती हैं और का पार्टी या खा पार्टी को देती हैं। और ऐसी भी स्थितियां दिखाई देती हैं जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ कंपनियों पर यह दबाव था कि यदि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं खरीदे तो उनके खिलाफ जांच शुरू की जाएगी। और यह उन दो एजेंसियों द्वारा, खास तौर से, लेकिन कुल मिलाकर सरकारी एजेंसियों द्वारा होता है, जिन एजेंसीज में मसलन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, इस तरीके की अन्य एजेंसीज हैं। यहां एक एथिकल सवाल खड़ा होता है। आप लोग पेपर 4 में एथिक्स का, जनरल स्टडीज में एथिक्स का हिस्सा पढ़ते हैं, मेंस के लिए भी पढ़ते हैं, प्रीलिम्स के लिए भी कुछ पढ़ते हैं, लेकिन मुख्यतः मेंस के लिए पढ़ते हैं। ये सारी एजेंसीज वो एजेंसीज हैं जिन एजेंसीज में नौकरियों के लिए आप ये तमाम तैयारियां कर रहे हैं। क्या आपको यह सवाल अपने आप से पूछना चाहिए कि नहीं कि इन एजेंसीज में जो अधिकारी, सीबीआई के लिए कहा गया केज्ड पैरट, अब कहा जा रहा है कि मामला केज्ड पैरट तक का नहीं रहा, अब तो ट्रेंड हॉक्स हो गया। अब तो वह स्थिति हो गई जिसमें इन एजेंसीज का इस्तेमाल कमोवेश एक्सटॉर्शन के लिए किया गया। अब इन एजेंसीज के वे अधिकारी, जाहिर है कि वे कोई अनभिज्ञ व्यक्ति नहीं थे, उन्हें मालूम है कि वे जो कार्रवाई कर रहे हैं या जो कार्रवाई करने के लिए वे इन कंपनियों को, इन व्यक्तियों को कह रहे हैं कि हम करने वाले हैं, या कुछ समय के बाद वे बोथ ओमिशन एंड कमीशन, हम यकीन करना चाहते हैं, आप भी यकीन करते होंगे कि ये अधिकारी स्वयं में अनिवार्यतः सारे भ्रष्ट हो, ऐसा तो नहीं होगा। फिर सवाल यह है कि अधिकारी के तौर पर आपकी प्रतिबद्धता क्या राजनीतिक दलों की तरफ थी, अपने अधिकारियों की तरफ थी, या फिर उस किताब की तरफ थी जिस किताब को हम भारतीय संविधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? क्योंकि हम लोग मानते तो हमेशा यही है कि ग्रुप ए ऑफिसर्स जब एकेडमी में पहुंचते हैं तो उनको समझाया जाता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रति प्रतिबद्ध हैं। लेकिन जब ये वाले कार्य हो रहे थे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं रहा होगा इन अधिकारियों के लिए समझना कि उनका उपयोग एक्सटॉर्शन के लिए किया जा रहा है, उनका उपयोग दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है, तो वे यदि ऐसा होने दे रहे थे
तब वे किस भूमिका में थे? क्या वे जब शाम को, ये बहुत इमोशनल सी बात है लेकिन महत्वपूर्ण है, शाम को काम से थक कर अपने घर जाते होंगे और अपने बच्चों से बात करते होंगे, उनकी आंखों में देखते होंगे, तब क्या एथिकली वे ईमानदारी से अपने बच्चों की आंख में देखकर ये बोल पाते होंगे कि वे वही काम कर रहे हैं जिसके लिए राष्ट्र ने उन्हें नियुक्त किया था? क्योंकि एक्सटॉर्शन वह काम नहीं था, किसी राजनीतिक दल के लिए काम करना वह काम नहीं था, राष्ट्र के लिए काम करना वह काम था। हालांकि ये थोड़ा सा इमोशनल आउटबर्स्ट है, लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण यह है क्योंकि कई विद्यार्थियों से यह सवाल पूछा गया। जब उनको एथिकल डायलेमा के सवाल दिए गए तो यह बार बार पूछा गया कि यदि आपसे कहा जाए कि आपको अमुक राजनीतिक दल के निर्देश पर या राजनीतिक एग्जीक्यूटिव के निर्देश पर काम करना है तो आप क्या करेंगे? और वे अक्सर, चूंकि इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में तो एक ही तरह की बात बोली जाती है, तो अक्सर बोलते थे कि नहीं, मैं जो नियम कायदे हैं, जो संविधान है उसके तहत काम करूंगा, और नहीं तो मैं कहूंगा कि मुझे लिखित में दिया जाए। लेकिन आप देख पाएंगे कि शायद बहुत सारे लोग ऐसा करने से चूके। और मामला केवल कुछ सेंट्रल एजेंसीज का नहीं है, ये कुल मिलाकर इन सारे वृत्तों में जो महत्वपूर्ण नागरिकता के सवाल बनते हैं उसका भी है। इसलिए जब आप इलेक्टोरल बॉन्ड को परीक्षा के लिए तैयार कर रहे हो तो इसे आप 3 तरीके से तैयार करेंगे। आप इसमें कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को देखेंगे, आप इसमें इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी को देखेंगे। इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी का मतलब है मसलन ये तमाम इंस्टीट्यूशन ऑफ सीबीआई, इंस्टीट्यूशन ऑफ ईडी, इंस्टीट्यूशन ऑफ पुलिस, अदर इंस्टीट्यूशंस जो कि इस एग्जीक्यूटिव ने तैयार किए हैं ताकि वो उन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को एस्टैब्लिश कर सके जो कि इंपॉर्टेंट है। क्या इनका एक कलेक्टिव इंटेग्रिटी है कि नहीं? क्या संस्था की सत्यनिष्ठा का प्रश्न है कि नहीं? और फिर फाइनली यू विल टॉक अबाउट द इंडिविजुअल इंटेग्रिटी। इन 3 दृष्टिकोण से आप इसको देख सकते हैं। तो तथ्यात्मक तौर पर अगर आप बात करें तो आप बात करेंगे कि उस फाइनेंशियल बिल की बात करेंगे जिसके तहत इलेक्टोरल बॉन्ड आया। आप कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जिन आधारों पर खारिज की गई उन तीनों मुद्दों की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने किन किन आधारों पर, चाहे वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की बात हो, चाहे वह फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात हो, चाहे वह आर्टिकल 19(1) की बात हो, हम उन आधारों की बात करेंगे। और उसके बाद आप विश्लेषण करने पर जब आप आएंगे तो आप इस बात को समझेंगे कि कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का सवाल केवल ऐसा सवाल नहीं है जिसे आप ये मानकर चलें कि किसी ने किसी को पैसा दिया, मुझे क्या। क्योंकि द इंपैक्ट ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। मैंने इस पर हाल में अपनी एक साथी के साथ पूरा का पूरा आलेख लिखा है, आलेख उपलब्ध है पब्लिक उसमें। अगर आप चाहें तो मेरी अलग अलग सोशल मीडिया की जो साइट, जो प्रोफाइल्स हैं, वहाँ जाकर देख सकते हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि ये न माना जाए कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जो पैसा है वह कंपनियों ने अदा किया। ऐसा नहीं होता अर्थशास्त्र में, क्योंकि इसकी जो अंतिम कीमत है वह आम व्यक्ति को अदा करनी पड़ती है। हमने अपने शोध में देखा कि किस किस्म की कंपनियां हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, और आपको हैरानी होगी कि बहुत सारी कंपनियां वे कंपनियां हैं जिन कंपनियों का मुख्य काम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, माइनिंग या इस किस्म के काम है जिसका मूल असर पर्यावरण पे पड़ रहा होता है, आम जनता पे पड़ रहा होता है, और जिन जमीनों को लेकर जहां पर यह कथित विकास चल रहा होता है वहां पर जो लोग पहले से विद्यमान हैं उन पर पड़ रहा होता है। तो अंततः अगर ये कंपनियां अपनी इस जगह से कमाए हुए पैसे, जिसके लिए जाहिर है कि उनको एनवायरमेंट क्लियरेंस जो है वह झूठी दे दी जाएंगी, नहीं बनती हैं फिर भी दे दी जाएंगी, इत्यादि काम किए जाएंगे। कोई भी दान दरअसल ऐसा निर्दोष दान तो होता नहीं, खास तौर से जब हजारों करोड़ रुपए की बात हो रही है।
तो स्वाभाविक है कि ये जो भुगतान किया जाएगा, इस भुगतान की जो अदायगी है वह या तो पर्यावरण से हो रही है या उस पर्यावरण जो सीधे प्रभावित पर्यावरण है, उस पर्यावरण में जो लोग रह रहे हैं उनसे हो रही है। तो अंततः इलेक्टोरल बॉन्ड का भुगतान आम जनता को करना पड़ता है। इसका प्रभाव सबसे ज्यादा आम जनता पर पड़ता है। इसलिए आप, हम या सामान्य जनता इलेक्टोरल बॉन्ड से अप्रभावित नहीं है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। तो हमने कुल मिलाकर यह देखा कि जो चुनावी बॉन्ड का पूरा खेल है, यह ठीक है, इसका राजनीतिक निहितार्थ हैं, ठीक है, इसके ऐतिहासिक कारण हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में पहली बार कोई चुनावी चंदे का खेल शुरू हुआ है। अरसे से बड़े बड़े औद्योगिक घराने और बड़े बड़े कंपनियां इलेक्ट्रल फंडिंग अलग अलग रास्तों से करती रही हैं, क्योंकि अंततः ये जो चुनावी पार्टियां हैं वे कोई इंडस्ट्रियल यूनिट्स नहीं हैं कि इनके पास अपनी कोई आमदनी होगी। वे आमदनी आम लोगों से ही आएगी, और चूंकि चुनाव बहुत महंगे हो गए हैं, अब माना जाता है कि लगभग 1 करोड़ रुपया, 94 लाख रुपया प्रति कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शन कमीशन अलाउ करता है। इतना खर्चा आप समझ सकते हैं कि अगर, और इसमें पार्टियों द्वारा किया गया चुनावी व्यय शामिल नहीं है, अगर इतनी बड़ी राशि हर चुनाव में लगती है तो वह राशि कहीं ना कहीं से आएगी, और अगर जो राशि देगा उसका प्रभाव नीतियों पर पड़ेगा, उसका प्रभाव गवर्नेंस पे पड़ेगा, इन सब चीज़ों पे पड़ेगा, और ये पूरी दुनिया में होता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि भारत में ये कोई नया सवाल है। लेकिन ये जरूर है कि गोपनीयता के इस पर्दे के कारण यह सवाल अब केंद्र में आ गया है, और हालिया इस सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद मुझे लगता है कि हमारे पास और ज़्यादा कारण है कि हम इसे गहनता से इसका विश्लेषण करें। विद्यार्थी के तौर पर आप तथ्यात्मक चीज़ों को बहुत ध्यान से समझेंगे। विश्लेषणात्मक चीज़ों में केवल और केवल सतही चीज़ों तक नहीं जाएंगे, उसमें लेवल 2 और लेवल 3 तक की गहराई तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और यह भी सही है कि यह मामला केवल एक पार्टी का नहीं है। सच्चाई यह है कि जहां जहां राज्यों में कोई दूसरी पार्टियां सत्ता में हैं, वो भाजपा नहीं है, उनको भी इलेक्टोरल बॉन्ड से उगाही करते हुए आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर यह पूरी चुनावी शुचिता का प्रश्न है, राजनीतिक शुचिता का प्रश्न है। अतः यह जरूरी है कि आप इसका विश्लेषण एकांगी न करें और केवल सतही न करें। यह प्रीलिम्स के लिए तथ्यात्मक, मेंस के लिए विश्लेषणात्मक, और अगर आप इंटरव्यू के सवालों के तहत समझें तो गहराई से व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा के सवालों के साथ जोड़कर इस पर प्रश्न बन सकते हैं।